गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले यूनिट में आप दो भारतीय समाज सुधारकों को पढ़ चुके हो, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, जो प्योरली जिनका मोटिव समाज में सुधार करना था। राजनीति में उनका उतना योगदान नहीं रहा। लेकिन आज जो हम सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो दादा भाई नौरोजी पर है, जो कि भारतीय राजनीति में अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। भारतीय राजनीति में उन्होंने चाहे ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया हो जैसे कि कांग्रेस, या फिर ऐसे अधिवेशनों की अध्यक्षता की हो जो कि एक रूपरेखा तैयार करते हैं भारतीय आज़ादी की, या फिर ऐसी सोसाइटीज़ या एसोसिएशंस बनाना हो जिससे कि भारतीय राजनीति को एक नया स्वरूप मिल सके, भारतीय लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक हो सके और अपने जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं उनको वो समझ सके और अपने अधिकारों की बात कर सके। तो आज हम जिस समाज सुधारक की बात करने जा रहे हैं वो है दादा भाई नौरोजी और उनके राजनीतिक विचार। सबसे पहले हम अगर दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचारों की बात करते हैं तो आता है पॉइंट कि उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक रूप में पे जागरूक किया या उनके अंदर वो चेतना लेकर आए। इस पॉइंट में आप, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आप पढ़ ही चुके हो कि आपने उसमें बॉम्बे एसोसिएशन कब बना 1852, लंदन इंडियन सोसाइटी 1866, ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1867 जैसे कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जो कि भारतीय राजनीति के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली थी। भारतीयों के प्रशासनिक अधिकार क्या हैं, उनके स्वशासन और स्वराज संबंधी अधिकार क्या हैं, उनकी क्या स्वतंत्रताएं हैं, इनके बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी था। क्या चुनाव लड़ने का अधिकार उन्हें है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके प्रति पहली बार भारतीयों को रूबरू दादा भाई नौरोजी ने करवाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो उन्होंने नगर परिषदों के चुनाव लड़े, नगर निगम के चुनाव लड़े, बॉम्बे विधान परिषद का चुनाव जीत कर गए और वो पहले ऐसे एमपी थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुन कर गए। तो इस तरह से उन्होंने राजनीति में सक्रिय योगदान देते हुए भारतीयों को की एक गाइड भी किया कि किस प्रकार भारतीय प्रशासन में सुधार किए जा सकते हैं। तो आप उनमें ये संस्थाएं या पॉइंट्स आप इसके अंदर इस पॉइंट में लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सपोर्ट करते हैं वो उदारवादी राष्ट्रवाद को। सबसे पहले समझ लेना जरूरी होता है कि उदारवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद तो आप पिछली वीडियोस में पता चल ही गया होगा कि अपने राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम होना ही एक राष्ट्रवाद है। सिंपल लैंग्वेज में उदारवाद भी कुछ ऐसा ही होता है कि उदारवादी साधनों का इस्तेमाल करना, जैसे कि बजाय कि आप उग्रवादी या फिर बहुत ही ऐसी विचारधारा का इस्तेमाल करें जिसमें हिंसक साधनों का इस्तेमाल हो या फिर वो बहुत रूढ़िवादी हो, उसके बजाय उदारवादी विचारधारा का जो है समर्थन करते थे वो। और ये जो विचारधारा है ब्रिटेन में बहुत अधिक फेमस थी। ब्रिटेन दो धड़ों में बटा हुआ था, कंजर्वेटिव वो लिबरल पार्टी के तौर पर। जो लिबरल पार्टी थी वो बहुत ही उदारवादी नीतियों के साथ थी, वो लोगों की स्वतंत्रता अधिकारों को देने में बहुत ही उदार होती थी। तो ऐसे में जो है दादा भाई नौरोजी हैं वो भी यही चाहते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद को अपनाया जाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा रूल कर रही है, उनका जो शासन है वो भारतीयों के लिए वरदान है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके प्रति उदारवादी होना चाहिए, ना कि हिंसक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्रिटिश शासन के अंदर ही अपने आप को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हमें फलीभूत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि वो ब्रिटिश समर्थन करते थे। देखिए ये सेकंड पॉइंट की तरह ही थोड़ा दोनों का मैच करता है। ब्रिटिश शासन को वो वरदान मानते थे राजा राम मोहन राय की तरह, और वो ब्रिटिश जो जस्टिस न्याय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसमें उनका बहुत अधिक विश्वास था। और वो मानते थे कि ब्रिटिश महारानी ने जो ब्रिटिश नागरिकों को इतना सभ्य और स्वतंत्रता, सभ्यता और समानता का जो पाठ पढ़ाया, वैसा ही पाठ वो भारतीय नागरिकों को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा वो ब्रिटिश रूल को सोचकर चलते थे कि और एक दिन भारत जो होगा ब्रिटिश रूल के अंडर ही जो है बहुत अधिक विकसित हो जाएगा। इसके अलावा वो अपने भाषण में कहते हैं कि हमें कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश शासन में हमें भाषण की स्वतंत्रता है, ब्रिटिश शासन हमें समानता लाने का प्रयास कर रहा है और बहुत सारी रूढ़िवादी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी वो धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो जो ब्रिटिश शासन है
ब्रिटिश शासन जो है वो हमें उसका अंतिम सांस तक हमें उसके प्रति वफादार बनकर चलना चाहिए। तो इस तरह से शासन व्यवस्था का बहुत अधिक समर्थन करते हैं। फिर वो कुछ व्यूज़ देते हैं भारतीय जो राजनीति और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार करने के लिए वो कहते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज हैं, आपकी बुक में असैनिक सेवाएं लिखा होगा, वो सिविल सर्विसेज है। जैसे आज हमारे यहाँ यूपीएससी है जिसमें हम आईएएस बन के आईपीएस बन के निकलते हैं, हमारे यहाँ पर डीसी लगते हैं, एसडीएम लगते हैं, डीएसपी लगते हैं, एसपी लगते हैं। वो सारी सेवाएं जो है असैनिक सेवाएं या सिविल सर्विसेज जो उनको बोल देते हैं। तो पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स का इन सेवाओं पे एक छत्र राज था, भारतीयों को एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाता था। तो वो कहते हैं नहीं, भारतीयों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों पर शासन करना है तो भारतीय अधिकारी होना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप ब्रिटिशर्स अधिकारियों को भारतीयों के ऊपर थोपें। इसके लिए सही यही होगा कि आप जो है अपनी सिविल सर्विसेज में भारतीयों को समान तौर पर आने दें, उनको परीक्षाएं देने दें। इसके अलावा वो कहते हैं कि परीक्षा की जो आयु है इस कर दी जाए, और जो परीक्षाएं विदेशों लंदन में होती है, ब्रिटेन में होती है, उसकी बजाय परीक्षा भारत में ही भारतीयों के लिए हो जानी चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो भारत परिषद बनी होती है गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल जो है एक भारत परिषद बनाता है और उसमें वो अपनी पसंद के लोगों को लेता है, यानी कि ये इंडियन काउंसिल पक्षपाती होती है। इसमें रियासत के राजा होते हैं, गवर्नर जनरल के जो चापलूस होते हैं वो होते हैं। तो वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल इतना बड़ा पद है और उस पद की जो कार्यशीलता है या उसमें गवर्नर जनरल को सलाह मशवरा देने वाले सारे चापलूस लोग होंगे और आम भारतीयों की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होगा, तो वो एक तरह का भारतीयों के साथ पक्षपात है, अन्याय है। तो इस व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो सैनिक है अपने भारत में डिप्लॉय कर रखे हैं, या जो प्रशासनिक अंग्रेज अधिकारी हैं वो जो भारत में हैं, इनके ऊपर जितना भी खर्चा होता है, चाहे पे का या फिर अकोमोडेशन रहने का खर्चा होता है, ये सारा खर्चा वहन जो है भारतीयों के ऊपर थोप रखा है। भारतीयों से जो भी लगान वसूली है, भारतीयों से जो भी आय ब्रिटिशर्स को होती है, आप वो उस खर्चे से इनकी सारी जो है ज़रूरतों को या इनके एक्सपेंडिचर खर्चों को पूरा करते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ब्रिटेन का एक अंग है, तो हमें जो है जो ये खर्चा एक्सपेंडिचर होता है मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, ये डिवाइड कर लेना चाहिए इंडिया और ब्रिटेन दोनों को। इसके अलावा कहते हैं कि सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र और राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं उसमें चुनकर प्रतिनिधि भेजे जाने चाहिए, ना कि मनोनीत करके आप अपने मन से किसी को भी अपना मनपसंद मानकर उसमें विधान परिषद में रख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आम लोगों की तरफ से भी चुनकर प्रतिनिधि जाने चाहिए। फिर वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं कि भारतीय गरीब क्यों हैं, इसका रीज़न जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कमीशन बैठाने चाहिए। इसीलिए वो एक शाही आयोग, आपकी बुक में शाही आयोजन लिखा हुआ है, वो आयोजन नहीं है, वो शाही आयोग है। और ये शाही या रॉयल कमीशन इसको इसलिए बोलते हैं, देखिए जिस तरह से भारत में प्रेसिडेंट प्रथम नागरिक है, उसी तरह से ब्रिटेन में वहाँ की जो महारानी है, क्राउन भी बोल देते हैं, महारानी जो है वो प्रथम नागरिक, और वो जितने भी रूल रेगुलेशंस कानून लागू होने होते हैं वो उनके हस्ताक्षर से होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से। तो ऐसे कहते हैं कि एक शाही कमीशन महारानी की तरफ से अपॉइंट होना चाहिए, जो कि भारतीयों के प्रशासनिक जो है भारत में प्रशासनिक सुधारों को ला सके। इस तरह का उनका सोच थी। इसके अलावा वो कहते हैं कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं यानी कि संवैधानिक साधन है, उनका उसमें पूरी तरह से यकीन है। अब ये संवैधानिक साधन क्या होते हैं? जो संविधान के अनुसार साधन हो। देखिए संविधान बनाया जाता है देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वो खराब नहीं होना चाहिए। वो तभी होगा जब देश में कोई हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, जो कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर संवैधानिक साधन वो होते हैं जो कि बहुत ही उदार होते हैं, जैसे कि आप सरकार का अगर विरोध भी कर रहे हैं तो आप मोमबत्तियाँ जलाकर करें, शांतिपूर्ण तरीके से आप आराम से हड़ताल कर लें अपना विरोध जताने के लिए। लेकिन कोई
सरकारी प्रॉपर्टी को हानि न पहुंचाए, किसी अधिकारी की हत्या ना करें। ये सारे जो है क्रांतिकारी साधन या फिर हिंसात्मक साधन हैं जो कि नहीं करने चाहिए। वो कहते हैं कि हमेशा संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करें, यानी कि अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र भेजना, बैठ के करना, आराम से मिलकर बैठकर बातचीत से सॉल्यूशन निकालना समस्याओं का। तो इस तरह के साधनों का इस्तेमाल करके हम जो है हम आगे जो है विकास की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से असंवैधानिक साधनों की बजाय वो संवैधानिक साधनों को बहुत अधिक मान्यता देते हैं। तो इसके अलावा वो नेक्स्ट कहते हैं कि स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्वराज का मतलब यहाँ स्वतंत्रता से बिल्कुल ना लिखिए, और बच्चे बहुत इजीली लिख देते हैं कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना चाहते थे, वो स्वतंत्रता चाहते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, स्वराज का मतलब है कि अपना शासन। ब्रिटिशर्स बेशक से हमारे ऊपर रूल करते रहे, लेकिन हमारा ही शासन होना चाहिए, यानी कि हमारे अधिकारी, भारतीय आम अधिकारी जो हैं, भारतीय आम प्रशासक जो हैं, नेता जो हैं, वो देश की शासन व्यवस्था को चलाए। बेशक से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हों भारत में, महारानी के अंडर हम सारा रूल चलाएं, लेकिन भारतीय अधिकारी उसके अंदर होने चाहिए। तो इस तरह से स्वराज की वो बात करते हैं। तो इसका मतलब आप स्वतंत्रता से बिल्कुल ना लेना। स्वराज का मतलब है कि अब क्या करेंगे, हम अपना शासन खुद चलाएंगे, हम भारतीय नागरिक। हम ये नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपना शासन खुद चलाएंगे। तो इस तरह से वो उन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन जो है, कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें सबसे पहले स्वराज की मांग उठाई गई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQ, आप इसको ध्यान रखें। फिर वो 7वां पॉइंट लेकर आते हैं कि उन्हें पूरी तरह से भारतीयों की क्षमता पर यकीन होता है। जैसे कि भारतीयों को अधिकारी नहीं बनने दिया जाता, क्योंकि क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता है कि वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड या उतने सभ्य नहीं है कि वो शासन व्यवस्था को संभाल ले, उतने सफिशिएंट या एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय एक बुक लिखते हैं भारतीय कर्मचारियों की क्षमता के ऊपर, और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स वो रखते हैं कि बहुत सारे उच्च अधिकारी और छोटे लेवल के भारतीय अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, बहुत अच्छा काम करके कम नहीं है। तो इसलिए उनको, भारतीयों को ब्रिटिशर्स के ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वो भारतीयों के इक्वल ही बहुत अधिक एफिशिएंट है, योग्य है, क्षमतावान है। 8वां पॉइंट वो कहते हैं कि स्वदेशी का हमेशा एम्फसाइज करें, स्वदेशी को हमेशा प्रोत्साहित करें और बॉयकॉट करें विदेशी का। देखिए, सबसे पहले तो वो बॉयकॉट को क्यों कहते हैं। बॉयकॉट एक संवैधानिक साधन है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, चुपचाप आपको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होता है। तो वो बहिष्कार की बात करते हैं। और स्वदेशी को इसलिए प्रमोट करने की बात कहते हैं कि इससे इंडियन करेंसी प्रमोट होगी, क्योंकि हमें विदेशी माल खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसा हम देते हैं, और वो सारा पैसा विदेश जा रहा है हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन करेंसी इंडिया में ही रहनी चाहिए। हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं, हमें उन्हीं से माल खरीदना चाहिए। भारतीय व्यापारियों के पास भारतीय पैसा जाएगा, वो प्रोत्साहित होंगे, वो नई नई फैक्ट्रीज़ का निर्माण करेंगे और नई फैक्ट्रियाँ बनेगी, क्योंकि माल की जो मांग है वो बढ़ गई है भारतीयों द्वारा। तो वो नई नई फैक्ट्रीज़ का निर्माण करेंगे, और नई फैक्ट्रीज़ में भारतीय वर्कर्स जो हैं, जो आम आदमी है, उनको रोज़गार मिलेगा। तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे इस प्रोसेस से भारत जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, जिसका आजकल मोदी जी भी बहुत जिक्र करते हैं, इंडिपेंडेंट भारत या आत्मनिर्भर भारत। तो इस तरह से स्वदेशी को अपनाना चाहिए, और विदेशी का बहिष्कार करके हम क्या कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट भारत हम बना सकते हैं। तो इसमें हम आज 8 ही पॉइंट्स करेंगे। अगले 9 पॉइंट जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।